नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन विषय: सावरकर, भारत भक्त या अंग्रेज भक्त, जांच में क्या हर्ज है। दूसरा, नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे। तीसरा, राहुल गांधी को कैसे चुनाव न लड़ने दिया जाए, यह सबसे बड़ी कवायद भाजपा द्वारा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब एक छोटी रकम हर महीने आपको मेंबरशिप के रूप में हमें देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका ये आर्थिक सहयोग बहुत काम आएगा। तो सबसे पहली बात, सावरकर भारत भक्त या अंग्रेज भक्त, जांच में क्या हर्ज है। राहुल गांधी के ऊपर पूना में सावरकर के पौत्र सतकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा फाइल किया, पूना कोर्ट। अब इस केस के बारे में आगे बढ़ूं और वो बताऊं उससे पहले एक आपको एक सूचना आपको दे दूं कि राहुल गांधी के ऊपर वर्तमान में करीब 18 केसेस चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से 14 मानहानि के मुकदमे हैं। मतलब राहुल गांधी जो इनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, ये उनको प्रूव कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो किसी का सम्मान ही नहीं करते हैं। ठीक है भाई। और गुजरात में इसी तरह के केस में, अगर आपको याद हो, सूरत में उनको 2 साल की सजा मोदी जी का सरनेम लेने पे उनको दे दी गई थी। उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, उनका घर छीन लिया गया था, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को स्टे किया, उस बात को स्टे किया, और तब वापस राहुल गांधी की सदस्यता वापस आई। और खैर अब तो नई लोकसभा हो गई है। मैं ये बात मतलब ये बात आपके लिए और सभी के लिए ये समझना आवश्यक है कि ये सारा कुछ क्या है तामझाम। और अभी पूना वाला केस काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन गए थे। लंदन में उन्होंने वहां एक भाषण दिया। उस भाषण के दौरान सत्तकी जी के अनुसार, मतलब सावरकर जी के पौत्र नहीं है, उनके मतलब नेफ्यू, मतलब भतीजे, उनके भाई के पौत्र हैं, लेकिन पौत्र ही माना जाता है ज्वाइंट फैमिली में। सत्तकी जी के अनुसार सावरकर जी का राहुल गांधी ने उस लंदन के भाषण में अपमान किया था। उनका आरोप यह है कि राहुल गांधी ने सावरकर के लिए कहा था कि उन्होंने अपने लेखों में जिक्र किया है कि मुसलमान को सताने में उनको मजा आता था, उनको मजा मिलता था। और सत्तकी जी के अनुसार ये गलत है। अब जो लोग आरएसएस को और बीजेपी को फॉलो करते हैं, अपने आप ही बता दीजिए, ये तो खुद ही एडमिटेड है। मजा आता है कि नहीं मुसलमानों को बुलडोजर चलाने में, तंग करने में, क्या सीए एनआरसी दिखाने में, हिंदुस्तान से बाहर भेज देंगे, इत्यादि इत्यादि में मजा आता है ना। अब सत्तकी जी अजीब सी बात कह रहे हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं उनको नहीं मजा आता था। आप सड़क पे किसी से पूछ लीजिए तो बीजेपी के एवरेज और आईटी सेल को तो सुपर मजा आता है ये सब काम करने में। खैर, अब सत्तकी जी के अनुसार ये जो उन्होंने सावरकर जी के बारे में कहा था, ये गलत है, इस तरह का कोई लेख नहीं है। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि राहुल गांधी ने के वकील ने इस मुकदमे में क्या कहा। उन्होंने इस मुकदमे में कहा कि इस मुकदमे का एक समरी ट्रायल, देखिए ट्रायल जो है वो भी समरी ट्रायल से उसको समन्स ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब फर्क समझ लीजिए, जो हमारी सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, उसमें 4 तरह के ट्रायल होते हैं। एक सेशन ट्रायल है, एक वारंट ट्रायल है, एक समन्स ट्रायल है और एक समरी ट्रायल है। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वो सत्तकी जी ने समरी ट्रायल के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। अब समरी ट्रायल में स्पेसिफिक प्रोसीजर है के साथ ये माना जाता है कि बहुत जल्दी से उसमें निर्णय होता है, मतलब जल्दी से निर्णय होता है, उसको डिस्पोज ऑफ जल्दी किया जाता है,
और ये जनरली बहुत छोटे केसेस में लागू होता है। तो यहां तक तो बात ठीक है। तो राहुल गांधी इसका जल्दी डिस्पोजल क्यों नहीं चाहते हैं? राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि इसको साहब समरी नहीं, इसको समन्स ट्रायल के रूप में सुन लिया जाए, और यही उनकी डिमांड है। अब समन्स ट्रायल में क्या होगा? समन्स ट्रायल में यह होगा कि इसके अंतर्गत सावरकर जी के लेखों को, उनके राइटिंग्स को, उनकी किताबों को वकील कह रहे ले आइए, एग्जामिन कर लीजिए, और आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने ये जो उनकी अदालत से ये दरखास्त है कि सबकी जांच हो जाए और ये तय हो जाए कोर्ट के द्वारा कि सावरकर जी ने आजादी की लड़ाई में, अब दो तीन चीजें तय हो जाएंगी, माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, माफी वीर कहा जाता है उनको। अब जो इधर वीक सा एक आर्गुमेंट दिया था, वो कहा जाता है असल में माफी मांग के वो फिर ज्यादा बड़ा वार करने वाले थे, वो अंग्रेजों से माफी मांगे और फिर माफी मांगने वाले उस पूरे काला पानी का जो जो जहां पे इन लोग अंडमान निकोबार में जाते थे सेलुलर जेल में, मुश्किल से ये 2 या 3 लोग थे, ये कोई 10 लोग नहीं थे। लेकिन माफी बार बार मांगने में सबसे आगे खड़े हुए थे, और माफी नहीं मांगे थे, वजीफा भी मिला था। तो ये भी देश के सामने पता हो जाए कि अंग्रेजों का वजीफा लेते थे कि नहीं लेते थे, और क्या लिखे थे माफी के लिए। इसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई अनुचित बात तो नहीं है। दूसरा, सावरकर जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था कि नहीं दिया था, यह भी एक देश के सामने एक बार बिल्कुल प्रॉपर ट्रायल होकर ये तय हो जाना चाहिए। जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो हो रहा था, तो ये कह रहा था नहीं नहीं, अंग्रेजों के साथ हमें रहना चाहिए। तो इसमें जांच में क्या दिक्कत है? अब ये जितने बीजेपी और इस तरह के जो आरएसएस वाले लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, वो इससे भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी तो इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, और अरे इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, सारा इशू यही है। सारा इशू यह है जिसको अगर उनके भगवान, नेशन वांट्स टू नो, ये देश जानना चाहता है कि हमारे सावरकर अंग्रेजों के भक्त थे कि भारत भक्त थे। ये तो बहुत सिंपल सा है। माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, अंग्रेजों का साथ दिया था या नहीं दिया था। क्योंकि ये बात इंटरप्रिटेशन की नहीं है, ये बात फैक्ट पे आधारित है। और जिसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि मामला तो गड़बड़ हो गया है। जैसे हाल के दिनों में एक और चीज हुई थी, जब वहां से एलन मस्क ने कहा कि 21 मिलियन डॉलर हमने दिए हैं मैं भारत में, राहुल गांधी ने पैसा ले लिया, राहुल गांधी ने पैसा ले लिया। ट्रम्प जी ने कहा कि ये तो मैंने माय फ्रेंड मोदी जी को दिया है, मुंह पे ताला। अब नहीं कोई जांच, क्यों नहीं जांच भाई? और मोदी जी ने लिया, बीजेपी ने लिया कि सरकार ने लिया, ये तो पता लग जाए। वो कह रहे हैं मोदी जी ने, तो मोदी जी ने लिया, इसका मतलब भाजपा में जमा नहीं किया, भाजपा में किया तो भाजपा दिखा। एक कॉम्प्लिकेटेड है। उसी तरह से मेरे अनुसार ये जो एक प्रवृत्ति है कि राहुल गांधी के ऊपर केस करो, केस करो, केस करो, शायद ये लाइन ठीक है कि भाई केस करिए। आपको लगता है कि आप सावरकर जी का अपमान हुआ है और गलत बात बोली गई है कि वो कितने माफी वीर थे, वो तो बहुत बड़े देशभक्त थे, फैक्ट सामने आ जाए देश के सामने, देश को डिसाइड करने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये भी ध्यान रखिए, इस देश में इसी भाजपा सरकार ने गोडसे की तारीफ करने वाले लोगों को प्रमोट करना शुरू किया है। यूनिवर्सिटी के डीन तक के पद पर पहुंचा दिया गया है एक ऐसी महिला को जो गोडसे की तारीफ करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे? मैं उनको, मतलब जब उनको कोई पलटू राम कहता है तो मुझे कष्ट होता है। नीतीश जी के साथ एक समय मेरा बहुत साथ था, तो मुझे हरदम लगता है पलटू राम के। लेकिन उन्होंने इतनी बार इधर से उधर अपना कर चुके हैं कि समझ में नहीं आता है किसी को। अब उनके जानने वालों को भी नहीं समझ में आता है कि वो इधर है कि उधर है। नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, उन्होंने 7 नए मंत्री बनाए, 7 भाजपा के मंत्री हैं। अब जो इस समय है टोटल, देखिए फिर से समझ लिए बिहार में क्या है। बिहार में टोटल 243 एमएलए होते हैं। उस 243 एमएलए में जो कन्वेंशन है, जो कानून है, उसके अनुसार 15% ही आपके मंत्री परिषद हो सकती है, 15% ऑफ योर असेंबली। तो 243 का 15% हो गया 36। अब इन्होंने टोटल 36 पूरे, मतलब अब कोई जगह नहीं है मंत्री परिषद में। कोई गुस्सा भी हो जाए तो या तो किसी को बर्खास्त करके उसको अंदर लाएंगे, नहीं तो इस समय मंत्री परिषद में और जगह नहीं है। ये 2005 में हुआ था, उसके बाद ये पहली बार 36 मंत्री बन रहे हैं। और
डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लीजिए, बीजेपी के 21 मंत्री हैं, जेडीयू के 13 मंत्री हैं। मतलब जहां पे सब जगह बराबरी बराबरी चल रहा था, यहां पे जेडीयू को उसकी औकात दिखा दी गई कि तुम कम हो, तुम्हारे 13 मंत्री। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो अपने मांझी का है, उनके उसका 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री है, कुल 36 मंत्री। अब 2 दिन बाद असेंबली विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मैं एक चीज बता दूं कि दिक्कतें क्या शुरू हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव की बात है, जो नॉर्मल टाइम पे उस समय होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को जल्दी जल्दी उनको अपॉइंट किया गया, चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए, क्योंकि उसके बीच में कोई चुनाव नहीं है, उससे एक आशंका, और जिस तरह से मोदी जी एकदम से एग्रेसिव हुए हैं, एकदम से बिहार जाना शुरू किए हैं, उससे इसकी भी आशंका है कि शायद चुनाव प्रीपोन किए जाएंगे। क्योंकि एक डर, दोनों तरह की बातें चल रही है। एक डर यह है कि नीतीश कुमार के लिए अक्टूबर नवंबर तक एक पार्टी में टिके रहना इज टू लॉन्ग अ पीरियड, तो भैया इनको जल्दी जल्दी इलेक्शन कराओ, कम से कम बीजेपी के साथ ही रहें। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार खुद ही चाहते हैं जल्दी इलेक्शन करा लो, जिससे अभी तो थोड़ी मुश्किल में है बीजेपी, शायद अभी हमें टिकट और हमें हमारे नेतृत्व में इलेक्शन लड़ लिया जाएगा। मैं एक फिगर और आपको इसलिए दे रहा हूं कि कहां पे दिक्कतें शुरू होंगी। दिक्कतें शुरू होंगी, जो पिछला 2020 का इलेक्शन था, उसमें 243 सीट में जो टिकट कैंडिडेट्स दिए गए थे, जनता दल यू का लार्जेस्ट शेयर था। 115 सीट पे जनता दल यू लड़ी थी। वो अलग बात है कि 43 सीट पे ही जीती थी, कर्टसी चिराग पासवान एंड अमित शाह। बीजेपी 110 सीट पे लड़ी थी, लेकिन 74 सीट जीती थी। वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी वाली 11 सीट पे उसको टिकट मिला था, 4 जीती थी, और जीतन राम मांझी की हम जो है वो 7 पे लड़े थे, 4 जीते थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब एक नए प्लेयर और आ गए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। वो पिछली बार एनडीए गठबंधन में नहीं लड़ी थी, उसको काम दिया गया था, बिल्कुल स्पेसिफिक काम, नीतीश कुमार को हराना है, जेडीयू के वो कम करने हैं। उसने बखूबी उस काम को दिया, को अंजाम दिया। 135 कैंडिडेट खड़े किए, 1 जीता था। अब इस बात तो चिराग पासवान पार्ट है, उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना, उनकी पार्टी को, तो अब उसी में सब कुछ है। दूसरा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार के लड़के एकदम से एक्टिव हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से। वो बाइट दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल चाहते हैं कि उन्हीं की सरपरस्ती में चुनाव लड़ा जाए, तो उनका लड़का ही कह रहा है कि बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अगर वो है तो उनके नाम से ही लड़ा। मतलब ये सारी चीजें हो रही, वो पॉलिटिकल बाइट्स दे रहे हैं, जो अभी तक बिल्कुल आज तक कैमरे के सामने नहीं आए थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता हो कि ये जो हमारे पुराने साथी हैं, कब कौन धोखा देके बीजेपी में भग जाए। और उनके जो सबसे खास आरसीपी सिंह, जिनका हम जाति, हम जिला, एक ही जिला एक जात, सब कुछ होने के बाद गले में गले डाल के प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो भगी गए बीजेपी में। लल्लन सिंह के ऊपर विश्वास नहीं था, तो जल्दी से प्रेसिडेंटशिप अपने पास ले ली थी, लल्लन सिंह को हटा दिया था। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है, और अगर लड़के को लाना है तो फिर चीजें और मुश्किल हो सकती है नीतीश कुमार के लिए। एक ही चीज शायद उनको रोक रही है, कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है उनको प्रेसिडेंट बनाने का, इसीलिए कभी वो दौड़ दौड़ के कभी मोदी जी का पैर छूते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। तो उनके मन में राष्ट्रपति वाला, लेकिन ये भी पुराने वहां जानते हैं कि राष्ट्रपति कह दिया जाएगा, बाद में कहा जाएगा तो चुनावी जुमला था, ऐसी कह दिया था। या ये भी कह दिया जा सकता है कि आपकी तबीयत ही नहीं ठीक है, आप कहां से राष्ट्रपति बनेंगे। बीजेपी अपनी चीजें सेटल कर रही है, इलेक्शन कमीशन को सेटल किया, आरिफ मोहम्मद खान को लेके आए बिहार में। मतलब आरिफ मोहम्मद खान का बिहार का गवर्नर बनना कोई संकेत देता है कि किस तरह के गवर्नर उनको वहां चाहिए। फिर प्रशांत किशोर की जो एक्टिविटी चल रही है, प्रशांत किशोर मतलब पूरे 2024 लोकसभा में तो वो बीजेपी को बिल्कुल फुल मेजोरिटी दे रहे थे। उसके बाद जब अभी आए हैं तो उनका एक ही काम है कि नीतीश कुमार को गाली, नीतीश कुमार को गाली, और कभी कभी लालू को भी, लेकिन नीतीश कुमार को कैसे पद पे नहीं रहना ये उनका काम है। तो प्रशांत किशोर भी है, वो शायद चिराग पासवान ने जो काम पिछली बार किया था, ये काम इस बार प्रशांत किशोर से करवाया जाए। साधु यादव को एक्टिव करवा दिया गया है, जो लालू यादव के साले हैं, अब उनसे पुरानी बातें वो पुराना ही जो टेप है फिर चालू हो गया है। जंगल राज, लालू आज से 20 साल पहले, लालू या उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, लेकिन 20 साल पहले ये था, वो डरा के अभी भी कहा जा रहा है। तो भाई 75 साल पहले अंग्रेजों का राज था, वो भी डरा दो, फिर कहा यहां रुक रहे हो। और
मतलब खास करके लालू और उनके परिवार के लोगों को दिल्ली समन कहीं सीबीआई ये वो खूब उसके ऊपर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी एक इस चीज में अगर पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को बहुत अनप्रेडिक्टेबल कहा, इतना नहीं लेकिन कहा जाता था कि थोड़ा वो अपना स्वार्थ के हिसाब से देखते हैं, उनका नाम शरद पवार था। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल अगर कोई इस समय नेता बोला जाएगा उसमें निसंदेह मतलब और कोई आसपास भी नहीं, उसका नाम नीतीश कुमार है। वो इज्जत और बेइज्जत से ऊपर उठ चुके हैं कि इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पलटू बोलो चलटू बोलो जो भी बोलो, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे ये शायद नीतीश कुमार को ही पता है। अब आ जाते हैं अंतिम बात में, राहुल गांधी को कैसे चुनाव न लड़ने दिया जाए, ये एक बड़ी भारी समस्या पूरी पार्टी के सामने खड़ी है। एक पिटीशन डाली गई है कि अगर कोई आदमी अयोग्य घोषित किया जाता है, ये मतलब अयोग्य नहीं, माफ कीजिएगा, अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है, उसको अदालत अगर उनको सजा देती है तो उसको लाइफ टाइम के लिए चुनाव न लड़ने दिया जाए। और ये पिटीशन किसने डाली है ये भी इंपॉर्टेंट, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने, जो बिल्कुल ठेठ राइट विंगर है, उसी विचारधारा के हैं। उन्होंने एक नया क्लॉज लाया, वो ये कहे कि ये संवैधानिक वैलिडिटी देखनी है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीआई एक्ट 1951 की। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो कन्विक्टेड हो, नेता लोग मतलब उसमें, तो छूटने के 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। छूटने के, सजा खत्म होने के 6 साल बाद जब वो छूट के सजा खत्म कर ले। और सेक्शन 9 आरपीआई एक्ट का ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी, अगर ये करप्शन चार्जेस पे या डिसलॉयलिटी टू स्टेट से गद्दारी के या उस मामले में अगर इनको बर्खास्त किया जाता है तो बर्खास्त से 5 साल तक ये चुनाव, यहां 5 साल वहां 6 साल। लेकिन इसको अश्विनी कुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं साहब इसको जो है आप लाइफ टाइम कर दीजिए। ये जानते हैं कि ये प्रेयर इनकी नहीं है, प्रेयर बिल्कुल गैर वाजिब है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये साफ साफ कहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंट तय करेगी कि 6 साल सजा वो उनको बैन करना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए या लाइफ टाइम। ये काम जुडिशरी का नहीं। और इसी लाइन पे बातचीत हो रही है। लेकिन कुल मुद्दा ये है कि कोई ऐसा कानून ले आए कि अगर राहुल गांधी के ऊपर ये हो जाए कि भारत जोड़ो यात्रा अगर आदमी ने पैदल कोई कन्याकुमारी से कश्मीर चला है तो उस आदमी को आजीवन बैन कर दो, कुछ इस तरह का कानून अगर आ जाता तो मजा आ जाता। या कोई इस तरह का कानून मतलब जिससे कि जो एक आदमी व्हाइट टी शर्ट पहनता है और केवल व्हाइट टी शर्ट पहनता है, जाड़े में पहनता है, तो उसको लाइफ टाइम बैन कर दो। कुछ इस तरह का कानून को कहीं ना कहीं ड्राइव करने की जरूरत है। जो मैंने पहले उसमें कहा था कि जिस तरह से 18 केसेस लादे गए हैं राहुल गांधी के ऊपर, सारी जोड़ तोड़ वही है। लेकिन देखिए आज भी अभी भी लोग ये कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में डेमोक्रेसी कायम है, इस देश में लॉ ऑफ द लैंड चलता है। देखें, क्योंकि जिस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उनको बार बार वो किया जा रहा है, उसमें बहुत से प्रश्न तो अपने आप उठने स्वाभाविक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।